जम्मू कश्मीर में पंचायती इदारों को मुस्तहकम किया गया है। लोकसभा स्पीकर जम्मू कश्मीर अमन की राह पे गामजन। राशन की तकसीम कारी के लिए विजिलेंस कमेटियां देही व शहरी इलाकों में मुख्तलिफ सतहों पे कायम करने पे गौर। तीन रोज बाद कोरोना मस्बत मामलात में कमी, 105 मामलात मस्बत, 6 अजला में कोई नया केस सामने नहीं आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जम्मू कश्मीर लद्दाख के दौरे पे हैं और कल अनंतनाग में बल्दियाती इदारों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग की। और अभी की बात करें तो श्रीनगर के SKCC में अभी एक इजलास जारी है जहां पे लोकसभा स्पीकर के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अफसरान जो है जम्मू कश्मीर के वो वहाँ पे मौजूद है। और बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं या पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, DDC मेम्बरान, BDC मेम्बरान, वो भी इस इजलास में शामिल है क्योंकि पंचायती इदारों के हवाले से वहाँ पे जो है मीटिंग चल रही है, उनके साथ गुफ्तशनीद चल रही है। हम बात सीधे कोशिश करेंगे हमारे साथ इस तजम्मुल के साथ रब्ता कायम करने की और उनसे ही सूरत हाल पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वहाँ पे सूरत हाल है श्रीनगर के SKCC में। तजम्मुल, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे, जरा बताइए अभी श्रीनगर के SKCC में जो मीटिंग चल रही है जहाँ पे लोकसभा स्पीकर के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पंचायत या बल्दियाती इदारों के वो वहाँ पे मौजूद है, तो इस मीटिंग का क्या कुछ खास मकसद है? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रऊफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के स्पीकर जब ओम बिरला जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, 4 रोज़ा दौरा लद्दाख वगैरह का मुकम्मल करने के बाद अब श्रीनगर में इस वक्त SKCC में मौजूद हैं और इस तकरीब में बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। और इस वक्त जो अब हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं तो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं इस तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस तकरीब को मकसद जो है मनाने का वो कुछ इस तरह से मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत जो हुआ करती है वो पार्लियामेंट ही है और पार्लियामेंट से ही जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम सियासी और आईनी फैसले भी माजी में किए जा चुके हैं। इस अवामी पस मंज़र में देखें तो ओम बिरला की इस तकरीब के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर निर्मल सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन जल शक्ति के अलावा मेंबरान पार्लियामेंट और सीनियर अफसरान मौजूद, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी बीच में आज की इस तकरीब में न सिर्फ DDC चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, पंचायत 5 और दीगर पब्लिक नुमाइंदे जो हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोग्राम को 3 हिस्सों में रखा गया है। पहले प्रोग्राम का जो शीट हमारे पास है उसमें जो तकरीब इस वक्त है वो जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों मुल्क भर में जो इस वक्त लोकसभा के बाद जो पंचायती राज है, 3 टायर सिस्टम है और इसको किस तरह से मजीद मुस्तहकम और मजबूत किया जा सके। और एक बार फिर इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लीडरान ने कहा कि ये मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से पहले 5 सरपंच, BDC चेयरपर्सन, DDC चेयरपर्सन मुंतखब होने के बाद आप सियासी तजुर्बा हासिल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात कैसे करने, अवामी मुतालबात को किस तरह से हल किया जा सकता है। तजम्मुल, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तजम्मुल, मेरी आवाज़ आपके पास दोबारा लौटते हैं। पहले हम सुनते हैं ओम बिरला ने क्या कहा इस मौके पर श्रीनगर के SKCC में जो अभी इजलास जारी है उस मौके पर लोकसभा स्पीकर क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर तजम्मुल के साथ दोबारा रब्ता करते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली हुई है। पंचायत के चुनाव हुए हैं, BDC के चुनाव हुए हैं, DDC के चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में भाग लिया है, इससे लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत हुआ है। अब इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही बना सकते हैं जिससे जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा हो सके।
निश्चित रूप से यहाँ 13 से ज्यादा संसदीय समितियां आई हैं और अनुमानित 300 माननीय सदस्यों ने लद्दाख और कश्मीर का दौरा किया है। उन कमेटियों ने भी बहुत मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की है। जनता से मिले हैं, जनता के प्रतिनिधियों से मिले हैं, जनप्रतिनिधि मिले हैं। उन चर्चा और संवाद से जो मंथन निकलेगा, निश्चित रूप से उससे लद्दाख। ओम बिरला बात कर रहे थे लोकसभा स्पीकर जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से पंचायती इदारों को किस तरह मुस्तहकम किया जाएगा। जो भी यहाँ के पार्लियामेंट जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के हालात जानने की कोशिश करते हैं। दोबारा से हम तजम्मुल के पास रब्ता करेंगे, तजम्मुल के साथ, और इनसे जानना चाहेंगे। तजम्मुल, जिस तरह ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पंचायतों को मुस्तहकम किया गया है, इलेक्शंस तो करवाए गए, यहाँ पे इंतखाबात तो हुए, मगर जो जिम्मेदारियां इन मेम्बरान को थी, चाहे डीडीसी मेम्बरान की बात करें, बीडीसी या पंच सरपंच की बात करें, क्योंकि लोगों ने इनको चुना है, वोट दिया है, मगर डेवलपमेंट की अगर बात करें, जिस तरह वादा किया गया था, वो जमीनी सतह पे कहीं देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जब जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात से कबल मरकज़ के साथ कई मामलात पर जो थे जम्मू कश्मीर की रीजनल लीडरशिप को कई एक मामलात दरपेश थे, जिसके बाद उसी उजलत में इंतखाबात कराए गए। आप साल 1996 के असम्बली इंतखाबात कराइए, आप आज के इंतखाबात, ताज़ा इंतखाबात की बात कीजिएगा, आप 2014 के इंतखाबात की बात कीजिएगा और आने वाले विधानसभा या सांसद के इंतखाबात की बात करें तो सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सियासी इस्तेकाम मौजूद हों, उसके बाद इंतखाबात कराए जा रहे हों, तो अवामी नुमाइंदे जो हैं बेशतर लीडरशिप नाराजगी के मूड में होती है और ज़्यादा अच्छे नुमाइंदे सामने नहीं आते हैं। लेकिन जैसे आए, जितने आए, उनसे ही काम चलाना होगा। एम्पावर करने की बात कही गई है बार बार, इनको एम्पावर किया गया है, मगर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इनको एम्पावर किया गया है। अगर हम ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात करें तो जमीनी सतह पे तो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। मैं वहीं तक पहुंच रहा हूं कि जिस वक्त आप इन नुमाइंदों को देखते हैं, बेशतर मौक़ों पर कुछ लीडरान कहते हैं कि गैर सियासी पार्टी पर इंतखाबात हुए, कुछ लोग कहते हैं कि हमने दरिपर्दा की हिमायत की। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में जब आप डीडीसी चेयरपर्सन और उसके बाद वाइस चेयरपर्सन की बात करें, बीडीसी चेयरपर्सन की बात करें, बेशतर लीडरान इस वक्त जो अवामी नुमाइंदे होने का इफ्तिखार हासिल कर चुके हैं, नाराजगी के मूड पे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का मामला है, एकोमोडेशन का मामला है, और बेशतर लीडरान हमने देखे कि कई बार उन्होंने एहतजाज किया, कई बार कहा कि हमें मुख्तलिफ होटलों के अंदर रखा गया, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने अपने सेगमेंट्स, असेंबली सेगमेंट्स, अपने अपने डीडीसी सेगमेंट्स में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। यानी ये सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर में, एक तरफ आप नुमाइंदों को चुनते हैं, उसके बाद उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी बीवार सुब्रमण्यम कहते हैं कि मुकम्मल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और एकोमोडेशन दिया जाएगा, गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा जो लोग जीत के आएंगे। हम जो लोग जीत नहीं सके उनके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, जो लोग जीत के उन्होंने भी अपने अधूरे सपने जो थे वो अब तकरीबन देखना खत्म किया, क्योंकि इन्हें बेशतर मौकों पर आवाम से मिलने का मौका नहीं मिला सिक्योरिटी खदशात की वजह से। और यही मैं बात कह रहा था कि प्रोग्राम नंबर 2 जो होगा उसमें ओपन टेबल होगा, जिसमें ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो है वो अवामी नुमाइंदों को सुनेंगे, उनके मुश्किलात सुनेंगे, इनफरादी और इज्तिमाई मामला देखेंगे, और तीसरे सेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें हो सकता है कि ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर वो सवालात का जवाब देंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज के इस इंटरेक्शन का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत नहीं है। जिस वक्त अभी अनाउंसर भी कहते थे, मेहमान भी कहते थे कि भारत जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार है, और उसके बाद जमहूरियत की दहलीज तक जो 3 टायर सिस्टम है, पंचायत राज है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको आगे लाना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन अवामी सरकार का मिस जरूर हमें वो चैप्टर मिल रहा है जो इस वक्त समाज में नहीं दिख रहा है, जिससे मामलात और हल हो सकते थे। चलिए, तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी सैयद तजम्मुल तफसीलात पहुंचा रहे थे जो लोकसभा स्पीकर के साथ साथ जो बाकी लीडरान जो अभी SKSC में जो मीटिंग चल रही है, मुंतखब नुमाइंदों के साथ पंचायत की बात करें या DDC मेम्बरान की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो पंचायती इदारों को मुस्तहकम करने की बात की जा रही है, मगर इंतखाबात होने के बाद हमने ये देखा कि अभी तक इनको एम्पावर नहीं किया गया है। जो डेवलपमेंट की बात कही गई थी, ज़मीनी सतह पे उस तरह की डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जरा आप बात करेंगे राशन की तकसीम कारी के हवाले से, क्योंकि इसमें कई शिकायतें आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें इस हवाले से आ रही है। चाहे हम गाँव की, दूर दराज गाँव की बात करें या शहरी इलाकों की बात करें, लोग कहीं ना कहीं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से शिकायतें कर रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, विजिलेंस कमेटियां जो इन सारे मामलात को मॉनिटर करेगी।
राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को वो मॉनिटर करेंगी और सारे मामला जो है वो ज़ेर गौर है अभी सरकार के पास। ये कब तक कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और इन कमेटियों में कौन से मेंबरान रहेंगे, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। डाक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया खबरनामे में जुड़ने के लिए। ये जो कमेटियों की आप बात कर रहे हैं, विजिलेंस कमेटियाँ जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई जाएगी, ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और कब तक मुकम्मल होगा? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 में, उसमें ऑलरेडी लिखकर है कि इसमें इनबिल्ट है कि अंडर सेक्शन 29 हमें विजिलेंस कमेटियाँ बनानी है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि ये ऑलरेडी बन चुकी हैं ये कमेटीज। हर गाँठ के लिए, जो राशन गाँठ है हमारे, हर गाँठ के लिए एक एक कमेटी को तश्कील दी गई है। लेकिन उनको हमने ही, जो कि कोविड की वजह से उनको हमने ही कहा है कि आप फिलहाल कोविड की वजह से कोई मीटिंग मत ले लो, तो जो ही ठीक हो जाएगा तो वो शुरू करेंगे। अब थोड़ा हालात ठीक हो गए हैं कोविड के, हम तो इंशाल्लाह उनको डायरेक्शन देंगे। जो एडीज है हमारे, इनने ऑलरेडी बनाई हुई है ये कमेटीज। जो कमेटीज हैं उनमें जो मेंबरान जो हैं, उनमें तो जो बेसिकली जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं या गाँव में तो पंच होते हैं, पंच होंगे। वुमेन का भी उसमें कोई मेंबर होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा या ST/SC के उनके भी मेंबर, और एक हमारा TSO है। उनको जो मेन काम है कि वो सुपरविजन करनी है कि ये जो स्कीम्स हैं अंडर नक्शा इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपर्ली हो रही है, गरीबों को जो हक है उसको मिल रहा है, या अगर किसी जगह वायलेशन है उनको ये वायलेशन उनको आगे जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर वो AD होता है उसके पास पहुंचानी है कि ताकि वो उनकी रिड्रेसल हो जाए। मेन का काम ये है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ये इनका मेन काम है। डॉक्टर साहब, वायलेशन की खबरें तो आ रही है। अगर आप जिन नुमाइंदों की आपने बात की है, चाहे इलेक्टेड जो मेंबरान हैं, पंच सरपंच, उनके हवाले से भी शिकायतें आ रही है कि वायलेशन हो रही है और जो उनको लिस्ट देनी है वो प्रॉपरली नहीं दी जा रही है और उनका बड़ा रोल रहता है जब भी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इस राशन की। तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है? असल मकसद जो महकमे का है वो क्या फिर पूरा हो सकता है? जहाँ इसके बगैर, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इनको हमने कहा है कि जो कमेटीज बनी है ऑलरेडी, कोविड की वजह से ये काम नहीं कर सके। अब मैं उनको तमाम एडीज को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो मुतहरिक हो जाए, वो अपनी इनको फंक्शनल बनाए जो कमेटीज हैं। इसके बगैर भी जो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कोई ये उसके मतलब कोई कंप्लेंट आती है या किसी जगह लोगों को राशन नहीं मिलता है या अपने बराबर जो एंटाइटमेंट है उसके हिसाब से नहीं मिलता है, तो मैं उसको काम कर रहा हूँ, उनके खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। जो भी हो जाएगा तो मैं उसको नहीं डॉक्टर साहब उन लोगों को ही आपने रखा है जो जिन पे ऑलरेडी शिकायतें हो रही है। एक न्यूट्रल कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी। फिर अगर हम शफाफियत की बात करते तो शायद शफाफियत होती, क्योंकि वही लोग या तो महकमे से ही मुंसलिक लोग हैं या वो लोग हैं जो पंचायत या बाकी जो पंचायतें हैं या DDC मेंबरान हैं, उनके हवाले से पहले ही कहीं ना कहीं लोग शिकायतें करते रहते हैं। तो वो शफाफियत जो आप चाहते हैं, क्या वो इस प्रोसेस से होगी? फिर देखिए, जो एक गाँव है उसमें तो पंच होता है, वही पंच मेंबर रह सकता है उसी गांव का। हाँ, अगर किसी जगह कोई शिकायत होगी हम ये भी देखेंगे, किसी और को रखेंगे। फिर वो जरूरी भी नहीं है कोई मेंबर, कोई लेडीज होगी, कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा या कोई SC/ST का होगा, उनका मेंबर रख सकते हैं हम। अगर किसी मेंबर के खिलाफ कोई शिकायत होगी, हमें प्रूव होगी हाँ ये ठीक नहीं है, हम बदल भी सकते हैं। हाँ, जो हमारा जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होता है एम्प्लॉई, उसको भी हम बदल देंगे, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बायोमेट्रिक लगाया और फिर कहा गया था अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे इधर का उधर नहीं हो जाएगा, मगर इसमें भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। बायोमेट्रिक के बावजूद भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि उनको प्रॉपरली राशन नहीं मिल रहा है। कहीं 1 किलो की कमी, 2 किलो की कमी, 3 किलो की कमी, तो ये तो प्रोसेस चलता ही रहता है। तो बायोमेट्रिक था, अभी देखो 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन इस साल हमने बहुत ही इसमें रिफॉर्मेशन लाई है। मैं ये बताऊं कि
अगर कोई राशनी नहीं जा सकता है, नहीं बायोमेट्रिक कर सकता है, या उसके घिसे हुए होंगे वो अंगूठा नहीं, वो उसका बायोमेट्रिक नहीं आएगा वहां पर। हमने एक और जो स्कीम है उसको कहते हैं नॉमिनेशन पॉलिसी। अब वो किसी अपने जो खास जो रसीदार होगा उसको नॉमिनी बना सकता है और वो ले सकता है, उसकी वजह से उसके तरफ से वो ले सकता है राशन। इसमें बहुत ही इस साल तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई है। डॉक्टर साहब आखिर में जानना चाहूंगा, एक बायोमेट्रिक के बाद आप बात जी 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 इसमें देखिए, अगर मैं बात कहूं, हमारे पास अगर 90% ट्रांजैक्शन है वो टोटली है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन उन्हीं को गई है जो जिन्होंने ये खुद या किसी नॉमिनी के जरिए उन्होंने ये बायोमेट्रिक। डॉक्टर साहब आखिर में जानना चाहूंगा, बायोमेट्रिक के बाद जब कोई भी सारे बायोमेट्रिक करता है उसको राशन मिलती है तो कहा जाता है उसको रसीद मिलेगी, मगर वो रसीद किसी भी आपके जो स्टोर है वहां से सारिफ को नहीं मिल रही है। अगर यहां से कहेगा भी तब भी इनकार किया जाता कि कोई रसीद यहां पे अवेलेबल नहीं है। इसमें मैं दो ज्यादा राशि को लगाऊंगा, ये एक बात है, क्योंकि मैंने हर वक्त कहा है, रेडियो में भी, टीवी में भी, आपके माध्यम से भी मैंने कहा है कि उनको ले लो, या उनका हक है, उनसे ले लो। कोई नहीं देता है रसीद, मेरे पास कंप्लेंट लाओ, वो उनको लेना है रसीद, उनको यहां से ही कहना है मुझे रसीद भी दे दो। वो क्यों नहीं देंगे? उनका हक है, क्योंकि हमने उनको पूरा वो जो स्टेशनरी है, वो पेपर होता है, उस खास पेपर होता है उसका, थर्मल पेपर, उसको उनको पहले ही दिया है। वो उनको हक है, वो उनसे ले खुद, वो यहां से उनको तकाजा करें मुझे ये रसीद चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और नाजरीन तक भी तफसीलात पहुंचाने के लिए शुक्रिया कि अब सरकार ने जो विजिलेंस टीमें तश्कील दी है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, उसमें अब जो मुंसलिक लोग हैं वो मॉनिटर करेंगे सारे मामलात को, चाहे पंच सरपंच की बात करें, डीडीसी मेम्बरान की बात करें, या सुपरवाइजर जो फूड एंड सप्लाईज के होंगे वो इन सारे मामलात को देखेंगे। फिर क्या शफाफियत आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, कोविड-19 के बीच में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो सयाही मकामात हैं वहाँ पे बाहर का टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट नहीं जा सका है एसओपीज़ और गाइडलाइंस की वजह से, और ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी मुतासिर हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री। और अब जब मामलात में कमी देखने को मिल रही है तो थोड़ी बहुत जो रश है, थोड़ी बहुत टूरिस्ट जो है वो वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और गुलमर्ग के अफरवट इलाके में भी कल के दिन में कई जो बाहर से टूरिस्ट आए थे उन्होंने वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ कई टूरिस्ट ने बात की है गुलमर्ग के इलाके के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ के हालात के हवाले से और अफरवट की खूबसूरती के हवाले से। क्या कुछ ये टूरिस्ट कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं इनकी बात। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 30 इयर्स के बाद वापस आई हूँ। मैं 6 साल की थी जब 89 के रॉयट्स में हम वापस गए थे, और अपनी सारी मेमोरीज वापस ताज़ा हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल्चर तो यहाँ का एंडलेस है, स्पीचलेस है। लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं और अमेजिंग। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर द कल्चर। कश्मीर को लेकर टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, जो अभी भी सोचे, जैसे आपने बताया यहाँ नहीं है, तो आपको लगता है कि चाहे मौसम कोई भी हो, फ्लाइट पकड़ो, कश्मीर आ जाओ? कश्मीर जरूर आए। मुझे लगता है जिसने इंडिया में बर्थ लिया और वो कश्मीर नहीं आया ना, तो जैसे भैरव के बिना माता का सफर कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट होता है, तो इंडिया में रह के अगर घूमने वालों के लिए वेकेशन चाहिए तो कश्मीर के बिना, डेस्टिनेशन के बिना वो है इनकम्प्लीट है। और टूरिस्ट के लिए यहाँ बहुत सेफ है, लोग बहुत हेल्पफुल हैं। ज़रूर आइए, किसी भी मौसम में आओ, इंजॉय करोगे, और सेफ प्लेस है, लोग बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज़ ऑसम। यहाँ पे आते हमारा एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट भी हुआ था, लेकिन जो माहौल यहाँ आपके देखा है हमने, जो प्यार लोगों का टूरिस्ट के लिए सत्कार देखा है, वो काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा दिल है कश्मीर जो है हिंदुस्तान का, वहाँ पे हर आदमी को विज़िट करना चाहिए। इन हसीन वादियों में आके मन खुश हो जाता है और
बहुत अच्छी जगह है ये विजिट करने के लिए। हम यूं ही स्विट्जरलैंड और बाहर की कंट्रीज में जाके पैसा खर्चते हैं। अपने मुल्क में ऐसी ये जो गंडोला राइड है मैंने ऐसी फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में जाके देखी है। वहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मैंने देखी है, जो मीडिया दिखाता है कि कश्मीर जल रहा है, उसके विपरीत यहाँ पे माहौल इतना अच्छा है। यहाँ पे आने का मैं तो अब सोच रहा हूँ, अपनी मैंने वाइफ को बोल रहा था कि हर मंथ हम कोई ना कोई 3 दिन का चाहे प्रोग्राम बना के आए। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। बात जरा करेंगे कोविड-19 के हवाले से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल के दिन में मामलात में कमी देखने को मिल रही है। 105 मस्बत मामलात सामने आए जम्मू कश्मीर, और 6 ऐसे अजला है जहां पे कोई भी मस्बत जो केस है सामने नहीं आया। मगर उसके बावजूद भी जहां सरकार लोगों से अपील कर रही है, गुजारिश कर रही है कि SOPs का ख्याल रखें, गाइडलाइंस का ख्याल रखें, मगर लोग जो है वायलेशन कर रहे हैं। और सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहां पे भी SOPs का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पे ज़्यादा ही वायलेशन हो रही है। अभी हम आपको अनंतनाग के जो मेडिकल कॉलेज के विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में किस तरह की वायलेशन हो रही है। वहां पे लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और जो सरकार ने गाइडलाइंस और SOPs दे रखी है उनका कहीं पे नामो निशान नहीं है। कोशिश करेंगे हमारे साथी फिदा हुसैन के साथ हम राब्ता करें और उनसे ही जानकारी ले इस हवाले से। फिदा, ये खबरें आ रही कि जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वायलेशन हो रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यह अस्पताल के अंदर का हाल है, तो बाहर क्या कुछ हो रहा है फिर? मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे, अभी पूरा मुल्क जो है, और जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, अभी इसको हमने हराया नहीं, लेकिन लोग जो है मास्क को पहनना जो है वो भूल गए हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। और अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी की नहीं मानते हैं। फिदा हुसैन के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है। कोशिश करेंगे दोबारा से फिदा के साथ राब्ता कायम करने की, क्योंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अस्पताल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के का जो है वहाँ पे भी अंदर अस्पताल के अंदर का हाल वही है जो श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों का हाल है। हमने जो तस्वीरें श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों की आपको दिखाई है या ज़िला अस्पतालों की दिखाई है, वही सिचुएशन अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में है। और मेडिकल कॉलेज की हालत यह है कि वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, समाजी दूरी नहीं है। आप विजुअल्स देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज की, और OPD के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ लगी हुई है OPD के बाहर, टिकट काउंटर के बाहर, और कहीं पे भी समाजी दूरी नहीं है। ये अस्पतालों के अंदर का हाल है जहाँ पे बीमार हैं, मुख्तलिफ बीमार इलाज के लिए जाते हैं। कोविड के बगैर भी जो लोग हैं मुख्तलिफ बीमार जो अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं, तो ये अस्पतालों की सिचुएशन है। तो मार्केट का क्या कुछ हाल होगा? फिदा हुसैन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता कायम करने की, सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे फिदा के जरिए कि अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में ये सिचुएशन है, और जो जिम्मेदार वहां के हैं वो इस पे रोकथाम नहीं कर रहे हैं। आप विजुअल्स देख सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। फिदा के साथ हमारा राब्ता नहीं हो सका है, कोशिश कर रहे हैं हम फिदा हुसैन के साथ ही राब्ता कायम करें, क्योंकि अस्पतालों का ये हाल है। वहाँ की जो इंतज़ामिया जो बार बार कह रही है कि कोविड-19 के हवाले से जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है, ऑन रोड है, और हर एक मामले को देखा जा रहा है, हर एक जावे को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, मगर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। क्योंकि थर्ड वेव की बात चल रही है, थर्ड वेव को रोकने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है, जो सरकार बार बार कह रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मगर अस्पतालों की पिछले कई रोज़ से हम अस्पतालों की सूरत हाल आप तक पहुँचा रहे हैं। फिदा, ये मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल है जहाँ पे बाहर हम देख रहे हैं OPD के बाहर काफ़ी भीड़ है, लोग समाजी दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क भी कुछ कम लोगों ने ही पहना है। तो अस्पताल के अंदर का क्या कुछ हाल होगा फिर? देखिए रूफ, अगर हम देखेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे हमें औरों से क्या नसीहत लेनी है। जब हम खुद सुधरेंगे तभी हम किसी को कह सकते हैं। लेकिन लोग हैं जो मानते नहीं है, जो अभी भी कहते हैं कि
तीसरी वेव कर क्या सकती है। हालांकि वही लोग जानते हैं जिनके अपने खो चुके हैं दूसरी वेव में, लेकिन तीसरी वेव के हवाले से जहां हम तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पे आ रहे हैं, जो लोग हैं वो अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स को भी चाहिए कि जो बिना मास्क के लोग आते हैं कि उनको देखा ही नहीं जाए। अगर वो उनको देखते नहीं है उसके बाद वो हल्ला गुल्ला मचाते हैं बाहर और कहते हैं कि डॉक्टर से अंदर देखा ही नहीं। लेकिन लोगों को चाहिए जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक शायद हम कोविड से लड़ नहीं सकते। इंतजामिया मुतहरिक है कहीं पे, इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है कहीं पे? इंतजामिया की अगर हम बात करेंगे, देखिए इंतजामिया की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने हर जगह पे लोगों को अवेयर किया है, हर जगह पे हम लोगों को कहते हैं, लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि वो अब इस बात को देखे कि कहीं ना कहीं पे अगर तीसरी लहर आती है तो हम उस तीसरी लहर से कैसे लड़ सकते हैं। हालांकि दूसरी लहर में अनंतनाग के लोगों ने जहां इंतजामिया का भरपूर साथ दिया था, लेकिन शायद लोग भूल गए जिला अनंतनाग के लोग। ये अस्पताल की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की बात हुई, आखिर में जरा ये भी बताइए कि मार्केटों का क्या कुछ हाल है, क्योंकि अनंतनाग में बहुत बड़ा मार्केट है, लोगों की भीड़ भी रहती है, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल है मार्केट के हवाले से? जब अस्पताल के अंदर ये नजारा है तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क पहनी हुई है, कुछ लोग मास्क पहन के ही बाहर आते हैं, कुछ लोग दूसरों को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग उनको कहते हैं कि क्यों इतनी गर्मी में आप मास्क पहन के बाहर आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। यानी कि गर्मी लोगों को सता रही है, जान से प्यारी उनको गर्मी है। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका तफसीलात पहुंचाने के लिए। हम नाज़रीन सीधे SKC चलते हैं, वहां से